तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की ओर। संसद के मानसून सत्र से पहले ही विपक्षी इंडिया गठबंधन में अब दरारों की चर्चाएं तेज हो गई हैं और वजह है परिसीमन बिल। जी हां, जिस मुद्दे पर अब कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, तो उसी मुद्दे पर उनके सहयोगी दलों के भी अलग अलग बयान अब विपक्ष की एकजुटता पर तमाम सवालों को खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने भी ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी का प्रावधान लिखित रूप से लेकर आती है तो उनकी पार्टी इस बिल पर चर्चा और समर्थन के लिए भी तैयार हो सकती है। यानी देखिए, साफ तौर पर सवाल सिर्फ परिसीमन का नहीं बल्कि विपक्ष की रणनीति और उसकी एकजुटता का भी है। और इसी पर बनी हमारी ये रिपोर्ट, जानते हैं क्या कुछ खास है। परिसीमन बिल पर संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही इंडी गठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ उसके सहयोगी दल अलग अलग शर्तों के साथ समर्थन के संकेत दे रहे हैं। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले के ताजा बयान ने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। सुप्रिया सुले ने संकेत दिया है कि अगर केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी का प्रावधान लिखित रूप में लाती है तो उनकी पार्टी इस बिल पर चर्चा और समर्थन के लिए तैयार है। उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको। लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। सामने कुछ है ही नहीं तो उसके बारे में मैं कैसे बोलूँ? आई डोंट नो व्हाट दे हैव इन माइंड। तो जब तक बिल नहीं आएगा तो हम कैसे बोलेंगे? सरकार को हम लोग पूछ रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है? उसका जवाब जब तक नहीं आता तब तक बिल का हम लोग कैसे समर्थन कर सकते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर 3 शर्तें रखी थी जिससे ऐसे संकेत मिले कि सपा भी परिसीमन बिल का समर्थन करती है। अखिलेश ने उच्च सदन में भी सीटें बढ़ाने, महिला आरक्षण में पीडीए और मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने तथा उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने की मांग की है। वहीं परिसीमन बिल पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल विरोध में मोर्चे पर डटे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की कहीं पर निगाहें हैं तो कहीं पर निशाना। वहीं एनडीए के सहयोगी दल इसे महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। चिदम्बरम जी को किसी ने, एनसीपी ने फोन करके बोला, डीएमके ने फोन करके बोला। चिदम्बरम जी को समस्या ये है, मैं बताता हूं आपको। समस्या ये है कि भारत की मातृशक्ति को, बहनों को उनका हक ना मिल जाए, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की और प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र के नाम अपना संदेश दिया, जब वो विधेयक को किस तरह से कुछ लोगों ने मिलकर उस विधेयक को गिराने का काम किया, देश की महिलाओं को, देश की मातृशक्ति को उनका जो ड्यू मिलना चाहिए था उसको रोकने का काम किया। चिदम्बरम जी भी यही करना चाहते हैं कि भाई इसलिए रोकना चाहते हैं। जो दल भारत की महिलाओं को उनका हक के बीच में खड़े होंगे वो नेस्तनाबूद हो जाएंगे, उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। अगर कांग्रेस की भी यही राय है जो चिदम्बरम जी बोल रहे हैं तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए कि हम चिदम्बरम जी की बात से सहमत है। चिदम्बरम जी की समस्या एक ही है कि वो भारत की मातृशक्ति को उनका ड्यू नहीं देना चाहते। और अभी इसके पहले जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो महिला आरक्षण का बिल और डिलिमिटेशन का बिल को फेल करने का प्रयत्न कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, इन लोगों ने किया था। लेकिन अभी हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है और अभी इस अधिवेशन में महिला आरक्षण बिल आएगा और महिलाओं को 29 में
जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें मतलब उनको आरक्षण मिलेगा। देखिए, सुप्रिया सुले जी को समझना चाहिए कि डिलिमिटेशन बिल की आवश्यकता है। सेंसस का मतलब कि जहां समुदाय बड़ा है, जहां समुदाय घटा है, जहां फ्रेश डिमार्केशंस करने की आवश्यकता है, इसमें किसी को नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही फायदा है, क्योंकि पूरे देश में आप एक समानता चाहते हैं। ऑलरेडी जो बिल पास हो चुका है उसको लेकर जानबूझकर ये परिसीमन को पारित कराने के लिए उसको एक मुखौटे की तरह खड़ा कर दिया गया। जैसे महाभारत में शिखंडी को खड़ा कर दिया गया था भीष्म पितामह के सामने, उसी तरह से मुझे लगता है कि किया गया है। दरअसल परिसीमन में भाजपा जो है बहुत तरह की गड़बड़ी करना चाह रही है। मेरा कहना यही है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। मेरा उस वक्त का भी भाषण देखो, मैंने उनसे पूछा कि आपने जो कहा था कि हर राज्य की संख्या 50% से बढ़ेगी, कहाँ है? आपने उल्टा लिखा है, संसद सदस्य की संख्या विल बी डिसाइडेड विथ प्रपोर्शन टू दी पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पर उनकी संख्या बनेगी। तो केरल, कर्नाटका सब मर गए, यूपी, बिहार जिंदगी भर राज्य करते रहेंगे। तभी तो मैंने कहा था, मेरा वाक्य आज भी देख लो, आप देश के 2 टुकड़े करना चाहते हो, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, समझे आप? इसलिए बोल रहा हूं, इनकी कथनी करने में बहुत फर्क रहता है। ये एक ही वाक्य को लेके नैरेटिव सेट करते हैं आपके जैसे चैनलों के माध्यम से। पूरा बिल जनता पढ़ती है क्या? नहीं ना। जनता ने पढ़ा है बिल? नहीं। महिला आरक्षण को विरोध किया, महिला आरक्षण का बिल था क्या तुम्हारा? आज क्यों बोलते हो डिलिमिटेशन की बात? उस वक्त क्यों नहीं किया डिलिमिटेशन की बात? उस वक्त अपने महिला आरक्षण के आड़े आकर डिलिमिटेशन लाया। तो इसलिए कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, उनकी निगाहें हैं जो है काऊ बेल्ट पर सीटें बढ़ाकर उस पर कब्जा करने की, इसलिए वो महिलाओं का आड़ लेकर आरक्षण का बहाना कर रहे हैं। परिसीमन का हम लोगों को विरोध है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया था कि बीजेपी इस बिल के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है और एनसीपी, एसपी और डीएमके को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में सुप्रिया सुले का शर्तों के साथ समर्थन का संकेत विपक्षी एकजुटता पर नए सवाल खड़े कर रहा है। अब इस मुद्दे पर इंडी गठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में परिसीमन बिल इंडी गठबंधन की एकजुटता की अग्नि परीक्षा बनने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर नोएडा से है, जहां ममूरा के पीजी अग्निकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और जहां आग लगने की घटना जो है वो बीते कल की बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि इस घटना में 2 लोगों की मौत के बाद थाना फेज 3 की पुलिस ने यहां पर आपको बताते चलें कि संचालक कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कृष्ण कुमार दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। बिल्कुल निकिता, पुलिस के मुताबिक मामले में जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है और ममूरा पीजी में लगी भीषण आग के बाद सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे थे। पुलिस अब घटना के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाने के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि नियमों का पालन किया गया था या नहीं। बिल्कुल, और देखिए प्रज्ञा, मामले में जो है अभी कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है और इसमें गिरफ्तारी भी कर ली गई है और जहां पुलिस की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी मामले में आरोपी होंगे उनको और भी जो जांच में जिस तरीके से घटनाक्रम आगे की ओर बढ़ेगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर संचालक जो है प्रज्ञा, ये बड़ी बात है कि उसको कल मतलब कि सेम डे पर ही उसकी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है और जिसके बाद से कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल निकिता, और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। नितिन, कल ये अग्निकांड हुआ और उसके बाद तुरंत ही पुलिस की तरफ से 24 घंटे के भीतर ये कार्रवाई कर दी गई और जो संचालक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? जिस तरीके से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि बताया जा रहा था जिस समय वो आग लगी थी तो शॉर्ट सर्किट, इसमें बताया गया था कि जब वहाँ पर जो है चार्जिंग में स्कूटी लगी हुई थी तो उससे जो है शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने के बाद से जितनी भी बाइकें थी वहाँ पर 10 से 20 बाइकें अंदर खड़ी हुई थी पार्किंग के अंदर, तो वो पार्किंग में जैसे ही आग लगी उसके बाद में जैसे ही आग लगती रही और आग जो है फैलती रही तो उसको देखते हुए लगातार लोगों में काफी अफरा तफरी मची। अफरा तफरी मचने के बाद लगातार जिस तरीके से अग्नि विभाग की जो टीम है वो मौके पे पहुंची, तो वहां पर जब पहुंचे तो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन उसके बाद
वहां पर बताया गया कि 2 लोगों की मौत हो गई है। अग्नि आग से जल के 2 लोग जो है गंभीर रूप से मौत हो गई थी। उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने जो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लोगों को छतों पर से जो है इधर से उधर करके निकाला गया। लेकिन उसके बाद जो ये आग से कहीं ना कहीं बड़ा विकराल रूप ले सकती थी। लेकिन इस तरीके से जो अग्नि विभाग के जो अधिकारी थे, संबंधित अधिकारी थे, तमाम वहां पर जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग थे वो पहुंचे मौके पर। लेकिन उसके बाद जो है बात की जाए, जो संचालक था पीजी को जो चला रहा था, उसे जो है कल देर रात ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल भेज दिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस मामले में जो है उसकी एनओसी थी या नहीं थी, क्योंकि उसमें बताया गया कि फायर ब्रिगेड के जो सिलेंडर्स लगते हैं फायर से, वहाँ परमिशन नहीं थी, तो उससे भी कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन उसके बाद अभी पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और बच्चों से पता कर रही है, जो पीजी में रह रहे हैं उनके परिवार वालों को जो है सूचित किया जा रहा है। जो लोग बिहार से भी हैं, अलग अलग राज्य से यहाँ रह रहे हैं, तो जो अपनी जॉब के लिए आते हैं, लोग पढ़ाई के लिए। बिल्कुल नितिन, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि 2 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है और तमाम जो लोग हैं वो झुलसे हैं, क्या लगता है कि जो मृत्यु का आंकड़ा है, मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से आग थी वो काफी भयंकर आग लगी थी। लेकिन उसके बाद बताया गया था, जब हॉस्पिटल को ले जाया गया तो हॉस्पिटल में 2 लोगों की मौत का पुष्टि की गई थी कि आखिरकार 2 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जो और बच्चे थे, उसमें जो पीजी में लोग रह रहे थे, बच्चे रह रहे थे, उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन पीजी में जो आग लगने का कारण जो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो गया। लेकिन उसके बाद भी यही बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट के कारण उसे आग बताई गई थी। फायर की टीम मौके पे पहुंची, जब ही आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन बिल्कुल नितिन, अब देखना ये होगा कि आगे और क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हालांकि जो पीजी के संचालक थे कृष्ण कुमार, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन चौधरी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, तो देखिए प्रज्ञा, कल ये भीषण आग की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी और जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सजग नजर आ रहा है। कार्रवाई इस मामले में लगातार जारी है और जिसमें कि लीज संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल निकिता, अब देखना होगा कि और भी क्या कुछ खुलासे इस मामले में निकलकर सामने आते हैं। अब बात कर लेते हैं निकिता अगली खबर की। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को गिराने का आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल, और देखिए जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि यह जो यूनिवर्सिटी है वो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की इस यूनिवर्सिटी पर बिना भवन मानचित्र के मंजूरी के निर्माण करने के आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल, और जहां आरडीए ने उत्तर प्रदेश के शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत यह कार्रवाई सुनिश्चित की है। बिल्कुल निकिता, इससे पहले यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लिया गया था। इसी पे दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल निकिता, तो आपको बता दें कई तरह की परिस्थितियां भी इस मामले को लेकर सामने आ रही है। प्रशासन के मुताबिक जो जांच है उसमें 38 इमारतों के लिए वैध अनुमति का जो है वो रिकॉर्ड नहीं मिला। वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने यह भी दावा किया है कि निर्माण के समय क्षेत्र आरडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और आरडीए ने इसे दलील को खारिज करते हुए कहा कि निर्माण के समय सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी लेना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और देखिए आप प्रज्ञा, देखने वाली बात होगी कि मामले में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि 38 इमारतों को गिराने का जो फैसला अब सामने आया है उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ राजनीतिक एंगल और बयानबाजियों का दौर इस विषय पर देखने को मिलता है। बिल्कुल निकिता, अब बात कर लेते हैं महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग की। जी हाँ, आपको बता दें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने एबिक्स ग्रुप के चेयरमैन विकास गर्ग को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, और देखिए एजेंसी का आरोप है कि जांच के दौरान सामने आए वित्तीय लेन देन और निवेश से जुड़े मामलों में विकास गर्ग की भूमिका जांच जो है वो उस पर लगातार जारी है। और इससे पहले भी ईडी जो है विकास गर्ग और उनके परिवार के साथ साथ उनसे जुड़ी कंपनियों में 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां भी जब्त कर चुकी है। बिल्कुल निकिता, और उनका कहना भी है कि ये कार्रवाई महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क की जांच के तहत की गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं दर्शकों को। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एबिक्स ग्रुप के चेयरमैन विकास गर्ग को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने विकास गर्ग, उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की थी।
रायपुर की विशेष अदालत ने विकास गर्ग को 24 घंटे की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। अब आपको बताते हैं विकास गर्ग के खिलाफ ईडी के आरोप क्या हैं। महादेव ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क से जुड़े कथित अवैध धन को अपनी कंपनियों में निवेश करने का आरोप। कई कंपनियों के जरिए धन की लेयरिंग कर उसकी वास्तविक स्रोत छिपाने का आरोप। कथित अवैध धन से शेयर, सिक्योरिटीज और अन्य संपत्तियां खरीदने का आरोप। इराया लाइफ स्पेसेस लिमिटेड के जरिए इबिक्स कैश में 64% हिस्सेदारी हासिल करने में कथित अवैध धन के इस्तेमाल का आरोप। दिवालिया अमेरिकी कंपनी इबिक्स के करीब 1273 करोड़ के अधिग्रहण में संदिग्ध फंडिंग का आरोप। ईडी का दावा कि महादेव बेटिंग नेटवर्क से करीब 6000 करोड़ की अवैध कमाई हुई। इस बीच इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि महादेव बेटिंग सिंडिकेट में बीजेपी से जुड़े लोग शामिल हैं। महादेव ऐप में पहली कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई। करीब 72 FIR हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों बैंक खाते सीज किए गए, गैजेट्स, लैपटॉप भी जब्त किए गए और अनेक प्रदेशों में जाके कार्रवाई की गई। तब केंद्र में बैठे हुए सरकार ने हम लोगों पर आरोप लगाया कि महादेव सट्टा पर को संरक्षण देने का काम। और अब जो खबर आई है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के इकोनॉमिक अफेयर के जो चेयरमैन हैं विकास गर्ग, वो पकड़ा गया है महादेव ऐप में और 904 करोड़ के संपत्ति जब्त की गई। बार बार कहते थे कि महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसे ऐप बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार के पास अधिकार है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कारण समझ आ रहा है कि उन्हीं के लोग शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं क्या है महादेव बेटिंग ऐप केस। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप एक कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क है जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसका संचालन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने विदेशों, मुख्यतः दुबई से किया। ऐप और वेबसाइट के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस समेत कई खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। इसके अलावा कार्ड गेम, कसिनो और दूसरे जुए के प्लेटफॉर्म भी चलाए जाते थे। एजेंटों के बड़े नेटवर्क के जरिए देश भर में लोगों को जोड़ा जाता था। ईडी का आरोप है कि सट्टेबाजी से अर्जित अवैध धन को शेल कंपनियों, हवाला और फर्जी लेन देन के जरिए सफेद किया गया। इस पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट, शेयर कंपनियों और अन्य संपत्तियों में निवेश के लिए किया गया। जांच में कई कारोबारी, फिल्मी हस्तियां, राजनेता और अन्य लोगों के नाम भी सामने आए। 2023 में दुबई में हुई सौरभ चंद्राकर की भव्य शादी पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होने और बॉलीवुड कलाकारों की कथित मौजूदगी के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। इसके बाद ईडी ने देश भर में कई छापेमारी कर करोड़ों रुपए की नकदी, सोना, संपत्तियां और दस्तावेज जब्त किए। विकास गर्ग की गिरफ्तारी के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की परतें खोलने में जुटी है, तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अब सबकी नजर आगे की जांच और इस केस में होने वाली अगली कार्रवाई पर टिकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है और जिस पर लगातार अब बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं और जिसमें कि आपको यह भी जानकारी देते चलें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो वहीं आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर से भी तमाम नेताओं की बयानबाजी इस मुद्दे पर अब चर्चा का विषय बन गई है। इसी पर बनी है हमारी एक खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज के बयान पर देश में बवाल मच गया है।
सैफुद्दीन सोज की खतरनाक सोच ने एक बार फिर कांग्रेस को ही सवालों की घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। कभी कभी आपस में ये बात करते हैं विन्ना दिन की, ये गलत लफ्ज है नौजवानों के लिए। हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको दिमाग में ये होना चाहिए कि हमने मुस्लिम अक्सरियत की रियासत ने हिंदुस्तान के साथ शिरकत की जिसमें हिंदू लोगों की अक्सरियत थी, तो भी शेख साहब ने मुनासिब समझा कि इस हिंदुस्तान में उस वक़्त 8 करोड़ मुसलमान थे, अब तो 23-24 करोड़ मुसलमान हैं, इसलिए हमने ठीक फैसला किया हिंदुस्तान में रहे, लेकिन अपनी शर्त पर हमको दाखिली खुद मुख्तारी जो है, जैसा इकबाल ने कहा। सैफुद्दीन सोज का यह बयान घाटी में एक बार फिर अलगाववादी सोच को हवा देने की कोशिश है। वहीं सोज के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोज के बयान को देश विरोधी बताया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अपनी चिर परिचित शैली में संदिग्ध विदेशी अज्ञातवास से वापस आए और कोई भारत विरोधी बयान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर उनके चरण भारत की पवित्र धरती पर पड़े और उनके पार्टी के एक नेता के द्वारा अत्यंत ही निंदनीय राष्ट्र विरोधी अपवित्र बयान सामने आया। जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैफुद्दीन सोज साहब ने यह बोल दिया कि मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में राज्य का दर्जा प्राप्त करने का नहीं है, मामला सिर्फ धारा 370 को बहाल करने का नहीं है, बल्कि उन्होंने शब्द प्रयोग किया जो उर्दू में मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, मामला दाखिली खुद मुख्तारी का है। बीजेपी सैफुद्दीन सोज के साथ साथ सोनिया, राहुल और खरगे को भी घेर रही है। कांग्रेस पार्टी ये जवाब दे कि मुस्लिम बाहुल्य स्टेट धारा 370 की बहाली नहीं, खुद मुख्तारी अर्थात भारत के अंदर एक राज्य की संप्रभुता, ये आपका औपचारिक बयान है या नहीं, इस पे हमें 2 टूक हां या नहीं में उत्तर चाहिए। और यदि कांग्रेस पार्टी इसका सीधा खंडन करते हुए सैफुद्दीन सोज साहब पे कार्रवाई नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि देश के अंदर टुकड़े करने वाले यह बयान कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है। जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली का सपना देखना सैफुद्दीन सोज को महंगा पड़ सकता है। सवाल यही है कि क्या सोज फिर से कश्मीर को कर्फ्यू के दौर में धकेलना चाहते हैं? क्या अपने राजनीतिक लाभ के लिए सैफुद्दीन सोज लोगों को उकसा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है, जिसकी गवाही खुद कांग्रेस नेता शशि थरूर भी दे चुके हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान सैफुद्दीन सोज के विवादित बयान पर क्या बोलता है और क्या एक्शन लेता है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। जी हाँ, रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत समेत कई देशों पर अमेरिका का रुख एक बार फिर सख्त होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका में एक बार फिर से प्रस्तावित विधेयक को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। निकिता दिखा देते हैं दर्शकों को इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका ईरान में जमकर बम गिरा रहा है, लेकिन अब तक जीत हासिल नहीं कर पाया है। शायद इसी बात की तिलमिलाहट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खाए जा रही है। इसलिए अब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले भारत सहित 5 देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वैसे धमकी देकर पलट जाना डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट गेम है, लेकिन मौजूदा वक्त में ट्रंप के दिमाग में यही चल रहा है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर अमेरिका का प्लान क्या है। अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा संशोधित बिल पेश किया। रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देश पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया। बिल के मुताबिक भारत पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर भी 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन में लाया जा रहा है।
इस बिल का मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है। पहले बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसे घटाकर 100% कर दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल का समर्थन किया है। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप कंबल ओढ़कर घी पीने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो अमेरिका पहली बार किसी देश पर सिर्फ इसलिए टैरिफ लगाएगा क्योंकि वह रूस से तेल खरीदकर उसकी कमाई बढ़ा रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखाते हैं कि अमेरिका अभी इन 5 देशों पर कितना टैरिफ लगा रहा है। भारत 18%, चीन 34%, स्लोवाकिया 10%, हंगरी 10% और अजरबैजान 10%। वहीं एक आंकड़े के मुताबिक भारत ने जून 2026 में रूस से रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा, जो देश के कुल तेल आयात का 52.4% था। यानी पिछले महीने भारत में आयात होने वाले हर 2 बैरल तेल में 1 से ज्यादा बैरल रूस से आया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अगर अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगाया तो क्या असर पड़ सकता है। निर्यात महंगा होगा, अमेरिका में बिक्री घट सकती है, कई उद्योग प्रभावित होंगे, कारखानों में उत्पादन घटने से छटनी हो सकती है, कंपनियों का मुनाफा घट सकता है, रुपए की कीमत कमजोर हो सकती है, शेयर बाजार प्रभावित होगा, विदेशी निवेश यानी एफडीआई की रफ्तार धीमी हो सकती है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये बिल पास होता है या नहीं और भारत पर अमेरिका 100% टैरिफ लगाता है या नहीं। वैसे बयान और समर्थन देकर पलट जाना ट्रंप की पुरानी आदतों में शुमार है। तो आज के हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, जिसमें हमने जाना जगन्नाथपुरी की जो सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं वो हमने आप तक पहुंचाई। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दी कि आखिर अयोध्या पर क्या कुछ अपडेट आ रहा है। तो साथ ही साथ हमने स्टेट हार्मोन्स से लेकर आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी जानकारी। बिल्कुल, तो खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।